Assalamualaikum everyone. My name is Mariam Batul and welcome back to the lecture. Today is the third and the last part of the economic analysis of financial structure. We have discussed the basic facts, we have discussed the transaction cost, we have discussed the asymmetric information, and to some extent we have discussed the adverse selection. We are going to start from the लास्ट चैप्टर जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से आज शुरू करेंगे और आज जो है वो बाकी सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे. अगेन चैप्टर 8 अगर आपने फर्दर स्टडी करनी है आई विल सजेस्ट यू ऑल टू डू रीड द बुक. जो आपको क्लैरिटी बुक पढ़ने से मिलेगी वो वैसे नहीं होगी. वीडियो देखें, यहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. मैंने अपनी सारी प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी डिटेल्ड रखने की ही कोशिश की है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप सब जो है चैप्टर 8 खोलें, चैप्टर 8 को पढ़ें. उस अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो होपफुली वो वहीं से क्लियर हो जाएंगे. अगर स्टिल कोई इशू है तो आप क्लास टाइमिंग में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. सो फैक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी. वो फैक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं. अब हमने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है. एडवर्स सिलेक्शन क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ. एडवर्स सिलेक्शन है क्या, क्यों आती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ वी कैन रिड्यूस द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखें, एडवर्स सिलेक्शन आती ही इस वजह से है कि आपके पास एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है. बीइंग अ पोटेंशियल बायर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिस फर्म की आप सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स परचेज करना चाह रहे हो वो वाकई ही वैलिड हैं या नहीं, वो फर्म वाकई ही वो आपको हेल्प करेगी या नहीं करेगी. सो यू हैव एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. जब आपके पास एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है इट लीड्स टू एडवर्स सिलेक्शन. एडवर्स सिलेक्शन मींस बैड चॉइस, बैड सिलेक्शन आप करते हो. सो अब इसकी वजह से सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है कि आप जो बायर है उनको भी उतनी ही इंफॉर्मेशन हो जितनी सेलर्स को है. तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो गई. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन खत्म हो गई तो एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा. In the case where the buyers have as much information as the sellers, the buyers will be willing to pay the full prices for the securities issued by the good firms. अब जब आपको पता है कि भाई ये अच्छी फर्म है और ये इसकी जो सिक्योरिटीज हैं वो वाकई ही इतनी ही वर्थ हैं, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग द एवरेज यू विल बी विलिंग टू पे द फुल प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज. That will help the good firms sell their securities in the market. और उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो ज़्यादा वर्क करेगी, वहाँ से ज़्यादा फंड्स जो हैं वो चैनल होंगे और गुड फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगी. सो अल्टीमेटली फर्स्ट टूल हमारे पास यही है कि आप किसी तरह से ये सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करें, क्योंकि रूट कोज वही है. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के होने की वजह से ही एडवर्स सिलेक्शन का इशू आता है. अगर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हटा दो तो एडवर्स सिलेक्शन का इशू भी नहीं रहेगा. हाउ वी कैन डू दैट इज फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज द प्रोडक्शन एंड सेल इंफॉर्मेशन. इसमें बेसिकली हमारे पास होता ये है कि सर्टन कंपनीज होती हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस यही होता है कि वो डाटा कलेक्ट करती हैं और वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट फर्म, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कि वो फर्म्स जो हैं वो कितनी वो गुड फर्म्स की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं या बैड फर्म्स की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं. वो उनके रेवेन्यू इक्विटीज वगैरह का एनालिसिस करते हैं और उसको माइंड रखते हुए इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती हैं जो कि बायर को सेलर के बारे में, जो भी उसकी फर्म है उसके बारे में एक्चुअल डाटा प्रोवाइड करती है. अब इसका बहुत इम्प्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. अगर
बायर को भी उतनी ही इंफॉर्मेशन होगी जितनी सेलर को है। उसे पता होगा कि भी ये फर्म अच्छी है, इस ये फर्म जो है वो नहीं है, ये फर्म स्ट्रगल कर रही है। सो वो जो है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकेगा। जब रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, और एडवर्स सिलेक्शन का इशू जो है वो भी उसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा। So this is the first solution that we have in our disposal, is to set up such companies that specialize in the collection and production of information. और ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो रियल लाइफ में भी वर्क कर रही हैं जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। अब मसला इस सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम ये है कि फ्री राइडर की प्रॉब्लम आ जाती है। फ्री राइडर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि पे नहीं करते किसी सर्विस को अवेल करने के लिए, वो पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि वो सर्विस जो है वो प्राइवेट पब्लिकली अवेलेबल होती है तो वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। How the free rider problem exists in the financial structure is in a way that the people who didn't pay for the information can take advantage of the people that have already paid for. How they would do it? In a way, they will watch the investors who have bought the information, and then they will buy the same securities that the other investors have bought. अब फ्री राइडर का काम यही है कि उसने पैसे नहीं देने, वो खुद से कंपनी किसी से डाटा खरीदने की बजाय वो क्या करेगा, वो बाकी इन्वेस्टर्स को देखेगा कि बाकी लोग जो है वो किस सिक्योरिटीज में, किन इक्विटीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उसमें वो भी, ये जो फ्री राइडर है वो भी उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। This is a very serious issue for those who have paid for the data, for the information। अब उसका मसला ये आएगा कि अगर फ्री राइडर्स बढ़ते जाएं, अगर एक फ्री राइडर होगा उसको देख के दो और बढ़ जाएंगे, बाकी लोग जिन्होंने इंफॉर्मेशन खरीदनी थी वो भी इंफॉर्मेशन खरीदने की बजाय फ्री राइडर ही बन जाएंगे और उस फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। अब मसला इसका ये है कि अगर आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली वर्क ही ऐसे करती है कि अगर किसी स्टॉक की डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी। So when many free riders will engage in this act and they will start increasing the demand for undervalued good securities, that will lead to an increase in the prices of those good form securities. अब सारे के सारे लोग जो हैं वो अच्छी, जो चंद एक अच्छी फर्म्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। अब उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो ऑन एवरेज शेयर की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो वो जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन के लिए पैसे दिए थे वो भी बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेंगे, एंड they will wish they hadn't done that. They will wish they hadn't paid for that information, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी वो इंफॉर्मेशन आ गई है और बगैर कुछ पैसे खर्चे उनके पास आ गई है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बेनिफिट नहीं हासिल कर पा रहे क्योंकि उसकी प्राइसेस जो है, शेयर की प्राइसेस वो बढ़ चुकी हैं। नाउ ये फर्स्ट टूल था हमारे पास। फर्स्ट टूल का प्रॉब्लम भी है फ्री राइडर का, फ्री राइडर प्रॉब्लम को भी खत्म करने की जरूरत है। The second tool we have is to the government regulations to increase information। अब इसमें हो ये सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करे मार्केट्स को, जैसा कि हमने फैक्ट नंबर 5 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो रेगुलेट करती हैं मार्केट को। इनफैक्ट जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मार्केट्स हैं, दे आर वन ऑफ द हेवीली रेगुलेटेड स्ट्रक्चर। अब इसमें गवर्नमेंट कैसे रेगुलेशंस कर सकती है? गवर्नमेंट जो है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करने के लिए वो जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको बाउंड कर सकती है कि वो ऑनेस्ट और रियल इंफॉर्मेशन दें अपने बारे में, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिटरमिन कर सकें कि कौन सी फर्म जो है वो गुड है, कौन सी फर्म जो है वो बैड है। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है या गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं।
with government intervention, we can eliminate the issue of asymmetric information that, and ultimately we can also reduce the problem of एडवर्स सिलेक्शन. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये टूल, पिछला टूल जो हमने पढ़ा दैट वाज प्राइवेट डाटा, the second one this, and there is other tools जो हम पढ़ेंगे. All these tools will help us reducing the level of asymmetric information and adverse selection. None of the tool is perfect and none of them will ensure the ultimate removal of adverse selection and asymmetric information. कम किया जा सकता है, प्रॉपर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. सो जितना कम हो सके उतना ही बेनिफिशियल है, उतना ही बेस्ट है. सो बीइंग एन इन्वेस्टर यू विल प्रेफर कि जितना भी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो एलिमिनेट हो सके उतनी बेहतर है. सो गवर्नमेंट इस सिलसिले में बाउंड कर सकती है फर्म्स को कि वो जो है वो अपना ऑनेस्ट रियल डाटा जो है वो बताएं, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकें, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें. अब अगेन देयर इज आल्सो अ कैच इन दिस टूल एज वेल. ये टूल भी जैसे मैंने पहले बताया कि परफेक्ट नहीं है, इसमें भी एक कैच है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है कि अगर सारी फर्म जो हैं वो अपने एसेट्स और अर्निंग सेल सारा डाटा दे भी दें, you are still not sure that either that firm is a good firm or a bad firm, because statistics alone can't justify the quality. आपको रेवेन्यू एसेट्स वगैरह देख के आपको क्वालिटी का नहीं पता चल सकता. they the firm will still have more information than you. उनके पास स्टिल ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी. And the other issue, which is a bigger issue, is this, that the bad firm will have an incentive to make themselves look like good firms. वो ऐसा कैसे करेंगे, उन्होंने अपने डाटा बताना है ना, तो वो डाटा को मैनिपुलेट करके वो अपनी सेल्स को या एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, ताकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो समझें कि ये भी अच्छी फर्म नहीं है. क्योंकि आपको सिर्फ स्टैट्स पता चलने हैं, आपको उन स्टैट्स की क्वालिटी से क्वालिटी का पता नहीं चलेगा. So these are the two further issues that can occur even when the government decided to intervene. So the adverse selection in financial market help explain that why financial markets are among the most heavily regulated sectors in the economy. वो जो हमने fact number 5 पढ़ा था, क्यों इतनी regulation की जरूरत आती है? Due to these issues, there is a need that government should interfere in the market. There is a third tool that we have in our disposal and we can use it. The third tool is the financial intermediation. जो financial intermediaries हैं such as bank, वो कुछ अपना डाटा डिस्क्लोज कर सकते हैं, उनके पास डाटा अवेलेबल होता है, तो उसको यूज करके सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कम कर सकते हैं. अब यही जो चीज है कि जो बैंक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन काफी हद तक इजीली अवेलेबल होती है, इसीलिए जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, बैंक लोन और नॉन बैंक लोन जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रोपोर्शन में लिए जाते हैं. इसीलिए बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज की बजाय जो बिजनेसेस हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो बैंक से लोन ले लें या नॉन बैंक लोन को यूज़ करें, ताकि जितनी भी उन्होंने फाइनेंसिंग करनी है वो उसको इजीली कर सके, ना उनको एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ना उनको एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. The fourth tool that we have to eliminate the problem of asymmetric information and adverse selection is the collateral and net worth. कोलेट्रल मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि कोलेट्रल हमारे पास क्या होता है. कोलेट्रल में हमारे पास ये एक गारंटी के तौर पे आप रखवाते हो कि अगर आपने किसी को कर्जा देना है तो आप जो है आपको गारंटी के तौर पे कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको वो रखवाई जाती है. सो इफ द बोरोवर इज अनएबल टू पे यू बैक द मनी, यू कैन यूज दैट प्रॉपर्टी एज अ कोलेट्रल. आपको उसकी ओनरशिप मिल जाएगी और आप उसको बेच के अपनी जो है कंपनसेशन कर सकते हैं.
Collateral is very helpful in reducing the consequences of adverse selection, क्योंकि इससे जो लेंडर हैं उनके लॉसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं जब उन्हें पता होगा कि भी ओके इवन इफ the borrower doesn't pay me back, I still have this property and I can use it to compensate myself for the loss. So अब इसमें कैच ये है कि जो फर्म है जिसकी नेट वर्थ जो है वो हाई है वो डिफॉल्ट होने के उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस कम ही हैं और इसमें जो है जो लेंडर है उसको कुछ ना lender can still sell its net worth to recover its loan. But and so when the firm seeking credit has high net worth, the adverse selection problem will not be severe and lenders are more willing to make loans. So ये इसका benefit होता है. If the firm has a high net worth, then it's beneficial. The other problem we have is how moral hazard affects the choices between debt and equity contract. मोरल हैजर्ड जो है वो एक और प्रॉब्लम है जो कि सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से आता है जो मोरल हैजर्ड है वो आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आता मींस के देखें एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है आपके पास तो जो एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम है वो बिफोर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आता इट मीन्स कि अभी आपने कर्जा नहीं लिया अभी आपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिया यू हैव टू चूज एंड यू आर नॉट श्योर दैट विच चॉइस इज द बेस्ट वन ये एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है बट वंस यू हैव मेड द चॉइस ड्यू टू asymmetric information the problem of moral hazard can occur इसमें होता यह है कि जो सेलर है सिक्योरिटी का दे हैव इंसेंटिव टू हाइड इंफॉर्मेशन एंड अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो बोरोवर्स हैं वो रिस्कियर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल आपने कर्जा आप जो है एक बैड फॉर्म हो आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप जो हो वो मोर विलिंग हो गए रिस्कियर इन्वेस्टमेंट की तरफ रिस्कियर इन्वेस्टमेंट क्योंकि आपको पता है कि आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो अगर रिस्क लोगे तो मे बी आप उससे निकल जाओ और मे बी अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर अल्टीमेट क्या होगा अगर रिस्क लेते हो वो पॉजिटिव उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भी आते तो अल्टीमेट यही होगा कि आप डिफॉल्ट हो जाओगे और डिफॉल्ट होने की तरफ आप पहले ही जा रहे थे सो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ये मोरल हैजर्ड का प्रॉब्लम आता है कि जो बोरोअर है वो रिस्कियर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं जबकि लेंडर जो है उसकी तो प्रेफरेंस यही होगी कि लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि उसकी जो पैसे हैं उसको वापस मिल सके Another issue with the moral hazard in equity contracts are इसको हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट में जो मोरल हैजर्ड की प्रॉब्लम आती है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं जिनके पास फर्म की ज्यादा इक्विटी होती है यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं और वो लोग जो कि डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं जो कि फर्म को एक्चुअली मैनेज कर रहे होते हैं उनको हम मैनेजर्स बोलते हैं एजेंट भी कहा जाता है उनको दे हैव स्मॉल परसेंटेज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फर्म दे वर्क फॉर अब डिसीजन मेकिंग उन लोगों ने करनी है कि जिनके पास इक्विटी थोड़ी है और जिनके पास इक्विटी ज्यादा है जो ज्यादा शेयर होल्डर है उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है अब उससे नुकसान ये होता है इस सेपरेशन से ओनरशिप और मैनेजमेंट की जो सेपरेशन है उससे नुकसान ये होता है मोरल हैजर्ड का जो मैनेजर्स हैं वो इन कंट्रोल होते हैं और वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं because जो managers हैं they have less incentives to maximize the profit than the stockholders owners do managers को पे मिलती रहनी है और उनकी जो इक्विटी है वो पोर्शन भी कम होता है तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं वो हर तरह का रिस्क ले सकते हैं वो गलत डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं ऑन द अदर हैंड जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके पास ज्यादा इक्विटी है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जो सारा का सारा डिपेंड करते हैं
जो डिविडेंड पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर होती नहीं है, बिकॉज उनके पास वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, दे आर ओनली द ओनरशिप। सो मोरल हैजर्ड का इश्यू जो है वो आ सकता है। द एजेंट्स और द मैनेजर इन कंट्रोल, दे मे हैव डिफरेंट गोल्स देन द ओनर्स, दे मे हैव लेस इंसेंटिव्स टू मैक्सिमाइज फर्म प्रॉफिट, ये हमने डिस्कस कर लिया। And they might not provide a quick and friendly service to firms customer, because at the end of the day they are not the owner, वो सिर्फ वर्कर हैं, तो वो एज अ वर्कर ही वर्क करेंगे, वो एज अ ओनर डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। And they may spend unnecessary on artificial issues, may waste their own time. They may not be honest with the firm's owner, इन सारे issues की वजह से मसला क्या आएगा, जो एजेंट्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल एजेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से क्लैश में ही रहेंगे, और डिसीजन मेकिंग जो है वो यूनानिमसली नहीं होगी। अल्टीमेटली इससे मोरल हैजर्ड का इशू आएगा, और तो जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी है, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो नुकसान में जा सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल एजेंट? There are certain tools. First one is monitoring. You can monitor the management. आप उनको बाउंड कर सकते हो कि भी वो किस तरह से अपनी वर्किंग करें। अगेन इसमें फिर फ्री राइडर की प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए बचने का सोल्यूशन यही है कि आप डायरेक्टली बैंक के पास चले जाओ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आपको एक सेफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। Second, we can ask the government to regulate to increase the information। उसमें फिर हमारे पास फैक्ट 5 पे फोकस आएगा कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, लेकिन फिर अगेन उस रेगुलेशन से, बिकॉज द principal don't have as much information as the management do, they can still do anything they want। We can focus on the financial intermediation। ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने पहले डिटेल में बता दिए थे। एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप वहीं से देख सकते हैं। So I have made this table to summarize the problems that we have due to asymmetric information, and what are the tools that we can use to solve them, and what are the facts that are explained by these problems and tools। So सबसे पहले जो asymmetric information का इशू आता है वो है adverse selection का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि adverse selection का इशू पहले आएगा, before the financial transaction has happened। This is a problem, and how can we solve it? We can solve it by either private production and sale of information। ये मैंने आप लोगों को हमने पढ़ा अभी रिसेंटली। और लेकिन अगेन उस प्राइवेट प्रोडक्शन और सेल इंफॉर्मेशन में भी इशू था, जो कि फ्री राइडर का इशू था, तो उसको भी कवर अप करने की ज़रूरत है। एंड दिस प्रॉब्लम एक्सप्लेन्स दैट व्हाई stocks and bonds are not the primary source of external finance for the businesses। The second tool we have is the government regulations to increase information। गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करे मार्केट में, और गवर्नमेंट जो है वो बाउंड करे फर्म्स को कि वो कंप्लीट डिस्क्लोजर करें इंफॉर्मेशन की, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिफरेंशिएट कर सकें कि बेस्ट फर्म कौन सी है और बैड फर्म कौन सी है। एंड दिस सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट नंबर 5। Then we can also have financial intermediation to control the adverse selection problem, and the fact number 3, 4 and 6 are explained by it। 3 और 4 में हमारे पास वही चीज़ थी कि जो इन डायरेक्ट फाइनेंसिंग है, जिसमें बैंक लोन और नॉन बैंक लोन आते हैं, दे आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग rather than the stocks or bond market। Then we have the best tool in our disposal is collateral and net worth। कि अगर आपने रिस्क लेना ही है तो फिर कोलेट्रल कुछ ना कुछ होना चाहिए, या आप जो है उस फर्म की नेटवर्थ को देखते हुए डिसीजन मेकिंग करें।
अगर तो किसी फर्म की नेटवर्थ अच्छी है, ज़्यादा है, तो वो फर्म डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, वो आपको पे बैक करेगी लोन। The second problem of asymmetric information is the moral hazard in equity contract. अब उसका नुकसान क्या आता है, उसका हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने के लिए again we can produce the information via monitoring. We can ask the government to do regulation and increase the information available. The third tool is again financial intermediation. And the fourth tool is debt contract. डेट कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि हमने फैक्ट नंबर आएगा 7 था या 8 था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था डेट कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि डेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लार्ज लीगल डॉक्यूमेंट होती हैं, दे आर नॉट अ सिंपल IOU स्टेटमेंट। उसमें हमारे पास सारी लीगल बाइंडिंग्स होती हैं, तो आप जो हो वो फर्म बीइंग एन इन्वेस्टर यू कैन बाउंड द फर्म कि वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट ना करे, वो ऐसा रिस्क ना ले कि जिससे वो डिफॉल्ट होने के खतरे में हो। तो आप जो हो वो डेट कॉन्ट्रैक्ट्स में अमेंडमेंट करके अपनी जो एडवर्स सिलेक्शन है उससे भी रोका जा सकता है, और जो फर्म्स हैं उनको मोरल हैजर्ड से भी रोका जा सकता है कि वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट ना करें। Then we have moral hazard in debt contracts as well. जो debt contracts हैं उनमें भी कुछ ना कुछ issues आ सकते हैं, and how can we solve it? We can solve it via collateral and net worth. उसके थ्रू आप collateral जरूर होना चाहिए ताकि जो debt हो वो secured हो। unsecured debt कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। जो secured debt है उसका benefit ये है कि आपको ultimately कोलेट्रल की फॉर्म में कुछ ना कुछ कंपनसेशन हो ही जाएगी। You should also check the net worth of the firm before making any decision. Then the solution we have is the monitoring and enforcement of restrictive covenants. इसको आप मॉनिटर कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो फर्म पे कि वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट ना करें। Then we have is financial intermediation. So the safest again option वही है कि being an investor, अगर आपके पास सेविंग है, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तब भी बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप जो हो बैंक की तरफ जाएं, ताकि ना आपको इतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़े, ना ही बाकी इश्यूज फेस करने पड़े, और यू कैन यूज एनी अदर ऑप्शन। So in the below I have written down the list of facts as well. You can read it. आपको भी इनकी समझ आ जानी चाहिए। अब तक ये सारे वही facts हैं जो हमने first lecture में discuss किए थे। That stocks are not the most important source of external financing, nor are the marketable securities. Indirect financing, which includes the bank loan and non-bank loan, are way more important than the direct financing. And banks are the most important source of external funds, and the financial system is heavily regulated. And why there is a need of that, we have discussed it in detail. And the next fact is that only the large, very large, well-established firm have access to securities market. ये क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो उनको कम बेयर करना पड़ती है, इसलिए उनकी नेटवर्थ भी ज़्यादा होती है, तो मोरल हैजर्ड का इतना इश्यू भी नहीं होता। Then the collateral is very prevalent in debt contracts. ये बहुत important है, चाहे वो household का loan है, चाहे वो business loan है। Then there are the last fact we have is that debt contracts have numerous restrictive covenants. उसमें बहुत एक proper legal documents होती है जिसमें हर तरह के restrictions वगैरह मौजूद हैं, and it's advisable to read it thoroughly. आप उन डेट कॉन्ट्रैक्ट्स में अमेंडमेंट के थ्रू भी मोरल हैजर्ड और बाकी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द 3 लेक्चर पर टॉपिक। हमने 3 लेक्चर में इन सब टॉपिक्स को कवर अप किया है। इसमें हमने ये देखा है, इकोनॉमिक एनालिसिस बेसिकली किया था फाइनेंशियल मार्केट्स का, कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है क्या, उसके बेसिक फैक्ट्स क्या हैं,
और वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स की, और उन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. So this is it. Hopefully you have understand it. If you have any issue, let me know. Thank you.